हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके? एकदम बढ़िया हो क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया है। तो भाइयों, अगर एकदम बढ़िया हो तो देर किस बात की है? आओ इस बढ़ियापन में और एडिशन करते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। हमारे इन वन शॉट की सीरीज में एक नया चैप्टर करते हैं। अभी तक आपने पीजीबीपी देख लिया, सैलरी देख लिया, अदर सोर्सेज देख लिया। अब हमारी बारी है, किसकी बारी है? एक और छोटा हेड जिसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा अभी, हाउस प्रॉपर्टी। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं इन डेप्थ आपको समझाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन देकर जाएगा और आपके 5-6 में से 5-6 नंबर पूरे में से पूरे आ जाएंगे। इतना इजी ये चैप्टर माना जाता है हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है? यस सर, ठीक है। अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे सारी बातें। जहां जहां मैं ध्यान देने के लिए कहूंगा वहां वहां ध्यान देना है, और साथ के साथ नोट बनाते हुए चल लोगे, अपने हैंड रिटन नोट्स पे भी काम करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो हमारी ये जो प्रिपरेशन है ना, वो और आगे बढ़ जाएगी और मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे सर ये बताओ? बेटा कुछ नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 22 शुरू होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, डिडक्शंस, डिडक्शन डिसअलाउड। चैप्टर खत्म, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, एकदम ही बच्चों वाला चैप्टर है बच्चे, एकदम ही बच्चों वाला चैप्टर है। मैं क्या पढ़ाऊं इसके अंदर, मैं तो ये सोच रहा हूं, इतना इजी चैप्टर है। चलो सुनते हैं ध्यान से। बेटा सबसे पहले लिखा हुआ है लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हाउस प्रॉपर्टी का ही तो रोल है। हम एट द एंड ऑफ द डे कर क्या रहे हैं बेटा? पूरे चैप्टर में एक ही काम हो रहा है, किराए पे चढ़ा रहे हैं सर घर। किराए पे घर चढ़ा चढ़ा के, किराए पे घर चढ़ा चढ़ा के जो रेंट मिल रहा है, उस रेंट को हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस किराए का पैसा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होता है, ये दिमाग में फिट कर लो। फिर अलग अलग हम सिनेरियो देखेंगे। कोई भी इनकम कमाने के लिए भाई खर्चा तो होता है ना, तो खर्चे की कुछ डिडक्शंस अलाउड होंगी। क्या क्या अलाउड होता है? फिर हमारे इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजें डिसअलाउड होती है, तो क्या क्या डिसअलाउड होगा, वो सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। आओ सर शुरू करते हैं ध्यान से। बेटा एकदम बेसिक्स है, बेसिक्स को भी एक बार देख लेंगे, फिर इसे हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे डिटेल में पढ़ने के लिए। यस सर, सुनना बच्चे। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट, ये पर्टिनेंट, ये जरूरी है अब हमारे लिए कि हम नोट कर लें। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, नोट करने के लिए जरूरी है। दैट एनी इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और पार्ट देयर ऑफ, कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या उसका कोई पार्ट अगर किराए पे चढ़ाया है असेसी भाई साहब ने, हमारे इनकम टैक्स में असेसी लोग होते हैं, ठीक है, बीइंग ओनर, और वो भाई साहब ओनर थे, तो सेल ऑलवेज बी चार्जेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेटिंग करके जो भी इनकम कमाई, जो भी लेट आउट करके इनकम कमाई, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। और बेटा ये क्या जाने, हम जानते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी करके क्या कमाया जाता है? रेंट कमाया जाता है, रेंट, रेंट कमाया जाता है मेरे बेटा, रेंट कमाया जाता है। ठीक है सर। अब ना अभी थोड़ी देर बाद आपको दुनिया जगत के रेंट दिख जाएंगे, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, बहुत सारे रेंट आएंगे, उसको हमारे को अच्छे से देखना है। ठीक है, यहां तो बस ये लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड किसी चीज को किराए पे चढ़ाओगे, फिर जो इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगा देना, लगा देंगे सर, टैक्स लगाना है बेटा। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ अ वैकेंट लैंड, ये ध्यान देना बेटा, एक नोट है, हमारी नॉलेज को ये इनहेंस करेगा। वैकेंट लैंड कोई है, इज हाउएवर, उसको किराए पे चढ़ाया है, इज हाउएवर टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। खाली जमीन चढ़ाई है, खाली ओनली जमीन, कोई उस पर प्रॉपर्टी नहीं बनी हुई, कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई, कोई घर नहीं बना हुआ, खाली वैकेंट लैंड है, तो बेटा उसकी इनकम या तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी या तो हमारे पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन वो हमारा किस नेचर की इनकम है। ठीक है, यहां टैक्सेबल नहीं होगा, यहां तो ये वाली बात काम की थी। यस सर, आगे बताइए बेटा, बहुत काम की लाइन है। अगर मेरे को हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मैं फॉल कर रहा हूं तो मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। मैं ओनर हूं तो मेरा जो भी मैं पैसा कमाऊंगा रेंटल वैल्यू के द्वारा, जो भी डिडक्शन वगैरह अलाउड है, उसके बाद मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं ये मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा, मैं टैक्स नहीं दूंगा, नहीं 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 बेटा देना पड़ेगा, इसमें आपकी ना नुकुर नहीं चलने वाली। यस सर। ओनर इज अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम
ओनर वह व्यक्ति होता है जिसको इनकम मिलती है। ये कोई कहने की बात है? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ओनर हूं, मुझे रेंट मिलेगा, मेरे पड़ोसी को मिलेगा, मेरे को मिलेगा। ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड इज नॉट वारंटेड। हाँ, बस ये वाली बात अच्छी है कि कोई जरूरी नहीं है मेरे नाम की रजिस्ट्री हो, मेरे नाम की सेल डीड हो, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। मेरे को रेंट मिल रहा है तो मैं ओनर मान लूंगा। और तो और डीम्ड ओनर के कॉन्सेप्ट भी हैं बेटा, डीम्ड ओनर भी होते हैं। ठीक है सर। ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट्स। फ्री होल्ड मतलब मेरा राइट है, लीज होल्ड मतलब मैंने कुछ पर्टिकुलर समय के लिए लीज पे ले रखा है। दोनों में मैं ओनर कहलाऊंगा इस चैप्टर के लिए। ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप, ओनरशिप्स में डीम्ड ओनरशिप भी आता है। ठीक है सर। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ द लैंड अपॉन विच इट स्टैंड्स। बेटा देखो क्या गजब की बात है, देखो कितनी बढ़िया लाइन है। ये जमीन है, देखना बेटा 3D पेंटिंग पहली बार देखने वाले हो आप। ये जमीन है, ये लैंड है, इसके ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये फ्लैट्स बने हुए हैं, फ्लैट्स। देखो क्या बढ़िया ना, ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स बने हुए हैं, ये अलग अलग फ्लोर भी बने हुए हैं ना, एकदम 3D नजर आ रहा होगा एकदम बढ़िया वाला। यस सर। ये जो हमारी है बेटा, ये है हमारी बिल्डिंग और नीचे बना हुआ है हमारा लैंड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो लैंड वाली चीज है, ये जो लैंड वाली जगह है बच्चे, ये लैंड वाली जगह हो सकता है किसी और की हो, और जो हमारी बिल्डिंग है वो किसी और की है। लैंड किसी और की है, बिल्डिंग किसी और की है, क्या हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं बेटा, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। मेरे नाम की बिल्डिंग है, लैंड किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टैक्स इत्थे ही लगेगा, इत्थे लगेगा, इत्थे हाउस प्रॉपर्टी में लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। द असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बेटा प्रीवियस ईयर में मैं मालिक होना जरूरी है। असेसमेंट ईयर, जिस साल टैक्स पे करना है, हो सकता है मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है, स्टिल टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रीवियस ओनर की बात है, प्रीवियस ईयर की बात है। प्रीवियस ईयर में मैं मालिक होना जरूरी है, प्रीवियस ईयर में ओनर होना जरूरी है। असेसमेंट ईयर में नहीं भी होऊंगा तो भी चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही तो इनकम कमाई थी, इस वजह से। आई होप बच्चे ये सारी बातें क्लियर रही होंगी आपको। अभी तक आपने क्या पढ़ा? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं पढ़ा सर। अगर कोई रेंटल इनकम कोई प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाकर मिलती है तो उसे हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल करते हैं। वैकेंट लैंड को यहाँ पे टैक्स नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद ओनर होना जरूरी है, डीम्ड ओनर भी चलेगा, फ्री होल्ड भी चलेगा, लीज वाला भी चलेगा। प्रीवियस ईयर में ओनर होना जरूरी है, असेसमेंट ईयर में जरूरी नहीं है। ओके सर, यहां तक की बातें समझ में आई क्या? यहां तक की बातें समझ में आई क्या? आई क्या? यस सर, आ गई। ओके, आगे देखते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं अब आगे। बेटा इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा काम का वर्ड है ना, सबसे ज्यादा काम का वर्ड है वो है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। और फिर इसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद अगला सबसे ज्यादा काम का वर्ड होगा नेट एनुअल वैल्यू। तो ये सारी चीजें हमारे को अच्छे से समझते हुए चलनी है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है और नेट एनुअल वैल्यू क्या है, GAV और NAV क्या है, वो सारी चीजें हमारे को देखनी है। आओ शुरू करते हैं बेटा। असल में टैक्स लगाने के लिए एनुअल वैल्यू ही चाहिए। टैक्स लगाने के लिए रेंट की जगह हम वर्ड यूज करेंगे एनुअल वैल्यू। अंदर तो रेंट ही बोलेंगे, लेकिन बाहर मेन वर्ड बोलेंगे GAV और NAV। ओके सर, पढ़ते हैं। एनुअल वैल्यू इज द अमाउंट अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द म्युनिसिपल टैक्सेस। कह रहा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस, बेटा जो लोकल टैक्सेस है, जो म्युनिसिपल टैक्सेस है, वो माइनस कर देना। माइनस करने के बाद एनुअल वैल्यू आएगी, जिसे हम नेट एनुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड हुए हैं। बेटा ये बहुत काम की लाइन है, बी केयरफुल, ध्यान देना। पहली काम की लाइन ये है कि सर म्युनिसिपल टैक्स GAV में से माइनस होता है। दूसरी काम की बात ये है, ये जब ही माइनस होता है जब एक्चुअली पेड है। और तीसरी काम की बात, पहली काम की बात माइनस होता है, दूसरा एक्चुअली पेड होना चाहिए तभी माइनस होता है, और तीसरा ओनर के द्वारा ही पेड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ओनर के द्वारा पेड होना चाहिए, ओनर के द्वारा ही पेड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि टेनेंट ने, जो किराएदार है, उसने पे करा है, बेटा अगर उसने पे कर दिया ना, फिर यहां पे ओनर भाई साहब को डिडक्शन नहीं मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना अलाउड नहीं होगा, जीरो माइनस होगा, जीरो माइनस होगा। आई होप ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी मैं इस वाली चीज को ना बेटा एक बार डिटेल में और बता देता हूं, ध्यान से देख लेना प्लीज। करना क्या है, अभी इस वाली सीट पे आऊंगा, ये अलग चीज है, बस यहाँ पे खाली जगह है, मैं इसे यूज कर रहा हूं। एक इंसान ने दूसरे इंसान को प्रॉपर्टी किराए पे दी है,
तो बेटा ये कहलाएगा हमारा लैंडलॉर्ड, ठीक है सर, जिसे हम लोग ओनर के नाम से पुकार रहे हैं। और ये बगल वाले भाई साहब ये कहलाएंगे टेनेंट। तो मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रॉपर्टी किराए पे दी है वो ओनर ने दी है, और म्युनिसिपल टैक्स भी किसने पे करा हो, ओनर ने ही पे करा हो, तभी वो जीएबी में से माइनस होगा। अदरवाइज जीएबी में से माइनस करना अलाउड नहीं है। अगर बाय चांस टेनेंट ने पे कर दिया है तो टेनेंट ने पे करा है, क्या यहां ओनर को माइनस करना अलाउड होगा? नहीं होगा। आई होप आपको ये बात दिमाग में भेजे में चली गई होगी। यस सर। आओ बच्चे वापस देखते हैं। तो ये लिखा हुआ था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस करना है जीएबी में से। द जीएबी कैसे निकलती है वो अभी हम समझेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है उसे समझेंगे। अभी हमने नेट एनुअल वैल्यू समझा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दो, जो क्वेश्चन में गिवन होता है, परसेंटेज या फिक्स अमाउंट गिवन होगा, माइनस कर देना। बस ये देख लेना पे किसने करा है और एक्चुअल में पेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे माइनस करोगे एनएवी आ जाएगा। नाउ द मुद्दा इज जीएवी कैसे आएगा। मैं म्युनिसिपल टैक्स तो माइनस कर दूंगा सर, लेकिन जीएवी तो बताओ कैसे आएगा। तो बेटा हम समझेंगे, डोंट वरी, हम समझेंगे। लिखा हुआ है जीएवी इन दोनों में से जो हायर होगा वो होगा बेटा पहला एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट पे भी दिमाग चलाना है, एक्सपेक्टेड रेंट पे ही बहुत बढ़िया वाला दिमाग चलाना है। अभी 2 मिनट में चलाएंगे। पहले कंपेयर करना किस किस को है जीएवी के लिए वो देख लेते हैं। जीएवी निकालने के लिए बेटा एक तो कंपेयर होगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, शॉर्ट में इसे ईआर बोल देंगे। दूसरा एक्चुअल रेंट, जिसे शॉर्ट में क्या बोल देंगे, एआर। और अगर मैं एक चीज बता देता हूं यहीं पे, अगर कुछ अनरियलाइज्ड रेंट है, वो रेंट जो मुझे मिलना चाहिए था लेकिन किराएदार भाग गया, नहीं दिया, तो वो माइनस हो जाता है। वो मैं बाद में भी बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूं। एक ईआर, दूसरा एआर। जनरली दोनों में से जो हायर होता है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा, और फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगा। जी सर। आगे आगे देखना बच्चे। ये चीज मैंने यहां पे डिटेल में बता रखी है, किससे क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। अगर आपने ये सीट समझ ली, ये समझ लिया, इट मींस आप सफल हो गए। आपकी ये जो वो है ना क्या कहते हैं मेहनत है, ये सफल मान ली जाएगी। आओ शुरू करते हैं ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी कॉशियस, सावधान रहकर सुनिएगा। प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी रही है, क्या होएगा। सबसे पहले हम जीएबी कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 में, है ना। सबसे मेन काम होगा जीएबी कैलकुलेट करना है। उसके लिए मेरे को 2 चीजें चाहिए। अभी पिछले पेज पे देखा, एक ईआर, दूसरा एआर। ईआर और एआर, ईआर और एआर, ये दोनों चीजें चाहिए। तो ईआर कैसे निकलेगा, एक्चुअल रेंट तो जितना मुझे मिला है वो होगा, माइनस अनरियलाइज हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। ईआर डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, उसका अलग अलग डेटा गिवन होगा, उसको यूज करके ईआर निकालेंगे। यस सर, कैसे वो देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले ईआर निकालने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, एमवी, एफआर और एसआर। सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, एमवी, म्युनिसिपल वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन होगी। और क्या चाहिए, एफआर। एफआर का मतलब हो गया मेरे बेटा फेयर रेंट। फिर एसआर, एसआर का मतलब हो गया मेरे बेटा स्टैंडर्ड रेंट। इन तीनों का लोअर हायर का एक मसाला भरेंगे और निकल कर आ जाएगा ईआर। कैसे वो देखना। हायर ऑफ एमबी एंड एफआर, मतलब अभी मैं इन वर्ड्स को समझा दूंगा, पहले सुनिएगा। एमबी और एफआर में से जो हायर है, मान के चलो मार्क म्युनिसिपल वैल्यू है हमारी 100 रुपीज की, और फेयर रेंट है मान के चलो 110 रुपए का, ठीक है। तो बेटा एमवी और एफआर में से हायर क्या हो गया, दोनों में से हायर उठाना है बेटा। हायर, हायर हो गया हमारा 110, ठीक है, हायर आ गया। फिर बट रिस्ट्रिक्टेड टू एसआर, इसका मतलब ये हुआ ये जो हायर फिगर आई, अब इसे कंपेयर कर देना एसआर से। लेट्स से मान के चलो एसआर था 90 रुपीज, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, हमारे को ये जो हायर आया था और ये जो स्टैंडर्ड आया है, ये जो हायर है और ये जो स्टैंडर्ड है, इन दोनों को कंपेयर करना है। फिर इनमें से जो लोअर है वो बन जाएगा ईआर। हमारे एग्जांपल में चले तो बेटा लोअर कितना है 90s, तो ये 90 बन जाएगा ईआर। आई होप समझे होगे। अगर ईआर निकालना है तो पहले म्युनिसिपल वैल्यू, बेटा ये गवर्नमेंट जो वैल्यू बताती है
लोकल अथॉरिटी जो वैल्यू बताती है वो वैल्यू होती है म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट क्या होता है बेटा? फेयर रेंट उस एरिया में सेम प्रॉपर्टी का सेम स्पेस का आमतौर पे क्या रेंट होता है उसे कहते हैं फेयर रेंट। और तीसरा स्टैंडर्ड रेंट, जो रेंट कंट्रोल एक्ट बताता है, रेंट कंट्रोल एक्ट जो रेंट बताता है वो होता है स्टैंडर्ड रेंट। नियर सेम इलाके में सेम लोकेलिटी में जो रेंट आता है, सेम एरिया सेम लोकेलिटी में सेम टाइप की जगह का जो रेंट होता है वो होता है हमारा फेयर रेंट। और म्युनिसिपल लोकल अथॉरिटीज बताती है। तीनों का लोअर हायर देखना है। कैसे? पहले एमबी और एफआर में से उठाएंगे हायर, फिर एसआर से कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा उसे एसआर से कंपेयर करेंगे, इसमें से जो लोअर होगा वो बन जाएगा ईवी। ईवी कह रहा हूं, ईआर, एक्सपेक्टेड रेंट। ये लिखा हुआ है। हमने ईआर निकाल लिया बेटा पहले स्टेप में। यस सर, ये तो पूरा गुचुड़ मुचुड़ हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब इसे मिटाकर फिर से देखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन ईआर निकालेंगे। कैसे? हायर ऑफ एमबी एंड एफआर बट रिस्ट्रिक्टेड टू एसआर, ये हो गया हमारा। फिर सेकेंड स्टेप पे ये हमारा आ गया, लेट से इस पे क्रॉस ये मार देते, ये हमारी फिगर आ गई। यस सर। फिर उसके बाद कंप्यूट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, हमारे को एक्चुअल रेंट निकालना है। तो एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, पर ईयर का ध्यान रखना। क्वेश्चन में अगर मंथली रेंट दिया है तो इंटू में 12 करना मत भूल जाना, इंटू में 12 अवश्य कर देना। ठीक है सर। इसका मतलब ये हुआ, अगर 500 रुपए रेंट दिया हुआ है पर मंथ का, तो 500 को कितने से मल्टीप्लाई कर देना? 12 से मल्टीप्लाई जरूर कर देना। मतलब मंथली करना बहुत जरूरी है। अगर आप मंथली नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर। एक्चुअल रेंट रिसीव पूरे साल का, सारा ही डेटा पूरे साल का बेटा, माइनस अनरियलाइज रेंट। इसमें से क्या माइनस कर देना? अनरियलाइज रेंट माइनस कर देना। क्वेश्चन में गिवन होगा तो माइनस करना है ना। ठीक है। अनरियलाइज रेंट जब भी माइनस होता है जब कुछ कंडीशन फुलफिल होती है। लाइक हमने रेंट रिकवर कर, ओनर ने रेंट रिकवर करने की सारी कोशिश कर ली फिर भी नहीं मिला। दूसरी कंडीशन, जिससे अनरियलाइज रेंट है उसे मैंने अपनी कोई दूसरी जगह ना दे दी हो, मैंने दूसरी जगह पे उसे ना रख लिया हो। मतलब सचमुच का जेन्युइन अनरियलाइज रेंट होना चाहिए तो ही वो एआर में से माइनस होगा। एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट जब भी माइनस होगा जब उससे रेंट, टेनेंट से रेंट रिकवर करने का सारा शाम दाम लीगल एक्शन पैक्शन सब अपना लिया फिर भी रेंट नहीं मिला। दूसरा, हमने उसी किराएदार को अपनी किसी और प्रॉपर्टी पे किराए पे ना रख लिया हो। मतलब कोई प्लानिंग मत करना, सचमुच का अनरियलाइज है तो ही माइनस होगा। ठीक है सर। तो हमारा एआर आ गया, ईआर आ गया, एआर आ गया। फिर कंपेयर कर देंगे ईआर और एक्चुअल एआर को। ठीक है। फिर इनमें से जो हायर होगा वो हमारा जीएवी बन जाएगा। जीएवी का मतलब बेटा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब जीएवी आ गया। अब पिछली नॉलेज को यूज करते हैं। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं, म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल वैल्यू का ऊपर काम था, यहां पे म्युनिसिपल टैक्सेस का काम है। म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करिए, फिर आ जाएगा हमारा एनएवी। यस सर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया। फिर उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पेड होना चाहिए और ओनर के द्वारा पेड होना चाहिए। अगर टेनेंट ने पे करा तो नहीं, और अगर प्रीवियस ईयर में पे करा तो भी नहीं। मतलब पेड भी होना चाहिए और ओनर के द्वारा ही पेड होना चाहिए, तभी वो माइनस करना अलाउड होगा। तो जीएवी में से ये दोनों चीजें माइनस करेंगे, ये म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, फिर निकल कर आएगा हमारा एनएवी। ठीक है सर, आ गया एनएवी। अब उसके बाद क्या करना है बेटा? उसके बाद की बात ये अब हम धीरे धीरे समझना सीखेंगे। दो फ्लैट डिडक्शंस है, दो फ्लैट तो नहीं है, बेसिकली एक फ्लैट है, दूसरा थोड़ा सा अलग है। मैं बता देता हूं। हमारा एनएवी आ चुका है। यस सर, एनएवी आ चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब हम इसके बाद बेटा एनएवी में से सेक्शन 24, देखो मैंने घर किराए पे चढ़ाया बेटा, घर का मैंने रिपेयर भी तो करवाया होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो उसका मेंटेनेंस करवाया होगा, बहुत सारा खर्चा और करा होगा। तो सरकार कहती है ठीक है भाई सुन, टेंशन क्यों ले रहा है, तूने रेंटल इनकम कमाने के लिए थोड़ा बहुत रिपेयर मेंटेनेंस करा होगा। ऐसे ही बगल वाला कहता है सर मैंने भी तो करा था, तीसरा इंसान कहता है मैंने भी तो करा था, चौथा कहता है मैंने भी तो करा था, सब चै चै करने लग गए कि मैंने भी तो करा था, मैंने भी तो करा था। तो सरकार ने बोला हाँ भाई सबने करा था। अब सरकार ने बोला भाई सब तो तुम रिपेयर एंड मेंटेनेंस में पता नहीं कितना खर्चा करोगे, किसे कितना डिडक्शन दे। तो सरकार ने बोला एक काम करते ना, सबका फ्लैट डिडक्शन कर देते हैं। फ्लैट मतलब एक फिक्स मिल जाएगा सबको, अमाउंट फिक्स नहीं, परसेंटेज फिक्स कर देंगे। अमाउंट फिक्स में तो बहुत ड्रामा हो जाएगा,
परसेंटेज फिक्स कर देंगे, अब तुम कितना भी खर्चा कर लो 30% का ही डिडक्शन मिलेगा इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम का। अगर पेपर में अलग से रिपेयर एंड मेंटेनेंस गिवन है ना, इंश्योरेंस गिवन है ना, उसे इग्नोर कर देना, सिर्फ और सिर्फ यही वाला 30% वाला माइनस होगा। एनएवी आ चुका है, एनएवी के बाद डिडक्शन सेक्शन 24 में जो भी एनएवी आया उसका फ्लैट 30%, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, फ्लैट 30% एनएवी का माइनस कर देना, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर जो घर है जो किराए पे चढ़ाया है उसको लोन लेकर बनाया था, तो जो इंटरेस्ट जा रहा है वो इंटरेस्ट भी माइनस कर देना। और तो और मैं अभी बता ही देता हूं, आगे जाकर आप देखोगे इंटरेस्ट के साथ साथ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, घर बनने से पहले, भाई किराए पे तो अभी चढ़ा ना, लोन तो मैंने 5 साल पहले ले रखा है, घर अभी बना तो अभी किराए पे चढ़ा, घर बनने से पहले किराए पे थोड़ी ना चढ़ा होगा। तो घर बनने से पहले जो लोन ले लिया था उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो भी 5 इंस्टॉलमेंट्स में, 5 प्रीवियस ईयर में इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है। तो इंटरेस्ट भी अलाउड होगा और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी अलाउड होगा। इंटरेस्ट तो नॉर्मली ईयरली अलाउड होगा, लेकिन जो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है वो सारा कैलकुलेट करेंगे एक साथ, फिर उसे डिवाइड कर देंगे 5 से, वो नॉर्मल इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो 2 इंटरेस्ट हो गए, एक नॉर्मल वाले और दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन वाला। प्री कंस्ट्रक्शन 5 सालों में मिलता है, ठीक है सर। फिर जैसे ये दोनों चीजें माइनस करी तो आ गई हमारी इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया, ईआर कैसे आता है, एआर कैसे आता है, जीएवी कैसे आती है, म्युनिसिपल टैक्सेस का क्या रोल है, एनएवी क्या आया, फिर उसके बाद कितना परसेंट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट कैसे माइनस करते हैं, ये सारी चीजें अगर आपने समझ ली ना, बस मजे आ गए भाई। हो गया क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन कर दोगे भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि क्वेश्चन ना हो पाए आप लोगों का। चलो आओ पढ़ते हैं आगे। बेटा आगे अगेन फॉर्मेट है वही है, पिछले वाला ही जैसा है, बस हल्का फुल्का चेंज है, ध्यान से देखना। लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। अब कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी वैकेंट है, खाली है। सबसे पहले तो बेटा जीएवी निकालेंगे, निकाल दिया सर। ईआर निकालेंगे, निकाल दिया सर। एमवी और एफआर में से हायर, लेकिन जो हायर आया फिर उसे कंपेयर करेंगे एसआर से, फिर उसमें से जो लोअर होगा वो बन जाएगा ईवी। फिर एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट माइनस कर देना, ये वही लिखा हुआ है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल फॉर लेट आउट पीरियड। 10 महीने किराए पे चढ़ा है तो 10 महीने का ही एक्चुअल रेंट आएगा। भाई 12 महीने का क्यों आएगा, 10 ही महीने तो किराए पे चढ़ा है, माइनस इसमें से भी। अगर कुछ अनरियलाइज है तो वो माइनस कर देंगे, अनरियलाइज हमेशा माइनस होता है, ठीक है। फिर दोनों को कंपेयर करना। अब बेटा ये वाली लाइन ध्यान से देख लेना, थोड़ा अलग लिखा हुआ है ना। जनरली तो क्या होता है, जनरली तो आप पेपर में यही करना, ईआर और एआर विच एवर इज हायर, वो बन जाएगी हमारी जीएवी, यही होता है। लेकिन यहां क्या है वो देखते हैं। कंपेयर ईआर एंड एआर कंप्यूटर फॉर द लास्ट पीरियड। अब ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट पढ़ते हैं ध्यान से। इफ एआर इज लोअर देन ईआर, अगर एआर ईआर से लोअर है, यहां मैं बड़ा करके लिखता हूं इसे, अगर एआर ईआर से लोअर है, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, अदर देन ईआर, लोअर देन ईआर, ओइंग टू वैकेंसी, और एआर कम होने का कारण है वैकेंसी। ओइंग मतलब होता है कारण, वैकेंसी कारण है। एआर ईआर से कम है, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, और कम होने का कारण है वैकेंसी। तो क्या होगा बेटा, तो एक्चुअल रेंट जीएवी बन जाएगा, हमारा एक्चुअल रेंट जीएवी बन जाएगा। बेसिकली हायर तो ईआर है, लेकिन एक्चुअल रेंट जीएवी बन जाएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, अगर इधर लिखता हूं मैं, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है, इफ एक्चुअल रेंट इज नहीं अभी भी कम है, इज लोअर देन ईआर, एक्चुअल रेंट ईआर से कम है, यहां पे भी एक्चुअल रेंट ईआर से कम था, यहां पे भी एक्चुअल रेंट ईआर से कम है, लेकिन यहां पे कारण है वैकेंसी, और यहां पे ड्यू टू अदर रीजन, यहां पे वैकेंसी कारण नहीं है, अदर रीजन है, तो फिर क्या बनेगा, देन ईआर इज अ जीएवी, तो ईआर जीएवी बन जाएगी। मतलब फिर ये हायर वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम मिला है तो एक्चुअल रेंट जीएवी बन जाएगा, लेकिन वैकेंसी के अलावा कुछ भी कारण है और एआर कम है, तो भाई एआर कम क्यों है, फिर क्यों ले एआर को,
फिर हमारा ERGAV बन जाएगा नॉर्मल रूल। ये नॉर्मल रूल था, लेकिन अगर ऐसी वजह से कुछ हो गया तो ये तो बेटा जेन्युइन बात है ना, जेन्युइन बात है, सच में वैकेंसी की वजह से रेंट कम मिला, इसलिए एक्चुअल रेंट को ही GAV बना देंगे। आई होप ये आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है सर। However, in spite of vacancy, if the actual rent is higher than ER, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है ER से, देखो इन दोनों पॉइंट में AR कम था, लेकिन अगर मैं नया पॉइंट बनाता हूं AR ER से ज्यादा है, तो बेटा आंख बंद, कुछ नहीं सोचना, जो ज्यादा है वही GAV बन जाएगा। तो जनरली तो जो हायर होता है वो GAV बनता है, बस ये वैकेंसी वाले में ध्यान रखना, यहां पे एक्चुअल रेंट कम था फिर भी वो GAV बन गया। बस अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा। फिर वही म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे बेटा GAV में से, तो NAV आ जाएगा, फिर 30% और इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। जैसे ये दोनों चीजें माइनस होंगी तो हमारा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आ जाएगा। फॉर्मेट्स को फॉलो करना, आप यही कैलकुलेशन कर देना पेपर में, या इनके वर्किंग नोट्स बना लेना। अगर वर्किंग नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाय चांस कहीं कोई गलती हो गई, लेकिन वर्किंग नोट ठीक से बनाया हुआ है, बढ़िया स्पष्ट तरीके से सारा एक्सप्लेनेशन है, तो आपको नंबर मिलते चलेंगे, बेनिफिशियल रहेगा, ध्यान रखना। चलो अभी तक क्या पढ़ा बेटा? अभी तक मेन तो हमने GAV NAV वाले ही टॉपिक पढ़े हैं। असल में यही है हाउस प्रॉपर्टी में, अगर ये क्लियर हो गया तो और चैप्टर में है क्या? यस सर, आओ देखते हैं। ये बेटा एक अगेन फॉर्मेट है, लेकिन ये हमारे को पता होना चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या अनऑक्यूपाइड है, किराए पे ही नहीं चढ़ी, या फिर मैं खुद ही रहता हूं उस घर में, तो भाई काय बात का टैक्स, कोई GAV नहीं, बल्कि लॉस आएगा यहां पे। एनुअल वैल्यू बेटा नील होगी, कि रेंट कहां से आएगा, मैं खुद ही तो रह रहा हूं या किराए पे ही नहीं चढ़ा, तो एनुअल वैल्यू रेंट। माइनस डिडक्शन माइनस करना अलाउड होगा। अब देखना बेटा, डिडक्शन में 30% वाला तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो NAV का 30% होता था। NAV हमारी नील है, तो नील का 30% करोगे तो वो भी तो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं है। सीधा इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट की कहानी आगे लिखी हुई मिलेगी साफ सुथरे तरीके से, वहां देखेंगे, जो भी इंटरेस्ट है उसे माइनस कर देंगे। इट मींस जीरो में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो असल में बेटा इनकम नहीं आएगी, लॉस आएगा, लॉस, और वो दूसरे हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको मेरे को इसमें क्या समझाना था, इसमें ये समझाना था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो एनुअल वैल्यू नील होती है, ये ध्यान रखना। और एनुअल वैल्यू नील हो गई तो हमारा 30% वाली बात का तो वैसे ही दम निकल गया, बस माइनस करना है इंटरेस्ट, जैसे ही माइनस होगा फिर इनकम आ जाएगी, बेसिकली इनकम नहीं आएगी, वो हमारा लॉस होगा। चलो आई होप बच्चे क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे सर अब? बेटा क्या देखेंगे? ये देखेंगे डिडक्शंस, यही तो कर रहे हैं हम। NAV निकालने के बाद हमने क्या करा? NAV निकालने के बाद हमने दो तरीके की डिडक्शन माइनस करी, एक ये रही और दूसरी भी ये रही, ये दोनों येलो कलर वाली। एक तो 30% फ्लैट है सर, फ्लैट, रहने वाला फ्लैट नहीं, फ्लैट, एकदम फ्लैट है, फ्लैट। दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, भाई लोन लेकर घर बनाया है, अब खर्चा तो हो रहा है ना, इंटरेस्ट तो दे रहा हूं ना, और इधर रेंट भी कमा रहा हूं, तो रेंट पे तुम टैक्स ले रहे हो, तो भाई जो खर्चा कर रहा हूं उसका डिडक्शन भी तो दो। एकदम जेन्युइन तरीका है ये, एकदम जेन्युइन चीज थी ये, और सरकार ने ये करा भी। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, घर को एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है सर, मिलेगा। इंटरेस्ट का मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट का मिलेगा, इंटरेस्ट का, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, बेटा ध्यान समझना, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की ये बात सबसे ज्यादा काम की है, इधर ही देख लेना एक बार ध्यान से। हमने लोन लिया था इस दिन, दिख रहा है ना ये? यस सर, हमने लोन लिया है इस दिन, घर बन के रेडी हो गया इस दिन, और अब रेंट पे चढ़ चुका है। इस वाले पीरियड में जहां डबल लाइन है या रेंट पे चढ़ चुका है, घर बनने से पहले तो रेंट पे ही नहीं चढ़ा होगा, कौन लेगा? आधा अधूरा घर, ठीक है। अब समझना बेटा, लोन जो मैंने लिया था वो इस दिन 10 साल का लिया था, 10 सालों का। बेटा आमतौर पे हाउस प्रॉपर्टी का लोन लंबा ही होता है, 4 साल लग गए घर बनने में, 4 आवर्स लिख दिए मैंने बेटा,
ये देखो 4 साल ये हो गए और 6 साल से किराए पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब समझना मेरी बात, मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं, ये वाला जो पीरियड है इसे बोलेंगे कंस्ट्रक्शन होने से पहले का पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और ये तो नॉर्मल पीरियड है, ये हमारा नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल पीरियड का एनुअल बेसिस पे जो भी इंटरेस्ट है वो तो अलाउड होगा ही होगा, इंटरेस्ट अलाउड होगा, नॉर्मली अलाउड होगा, ठीक है। लेकिन जो प्री कंस्ट्रक्शन है उसका भी मिलेगा अगर है तो। प्री कंस्ट्रक्शन देखो, बना बनाया लिया था फिर तो प्री कंस्ट्रक्शन क्या ही होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने में समय लग जाता है। बना बनाया लिया था तो शायद नहीं होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाला है तो पक्का होगा। तो ये हमारे एग्जांपल के इन 4 साल के इंटरेस्ट का टोटल निकालना, जितना भी इसका इंटरेस्ट आएगा उसका टोटल निकालना, पूरा 4 सालों का टोटल, फिर उसे 5 से डिवाइड कर देना। 5 से डिवाइड करके जो भी फिगर आएगी उसे इस नॉर्मल इंटरेस्ट के साथ प्लस कर देना। इट मींस ये वाला इंटरेस्ट भी अलाउड होगा और ये प्री कंस्ट्रक्शन का डिवाइडेड बाय 5 करके जो फिगर आया वो वाला भी अलाउड होगा। ये दोनों इंटरेस्ट अलाउड होगा, ये यहां पे लिखा हुआ है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। ये भी ध्यान रखना, जो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, जिस साल घर बना उस साल से पिछली 31 मार्च तक का ही होता है। इस बात का ध्यान रखना, जिस साल घर बना उससे, जिस भी फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर में बना उससे जो लास्ट 31 मार्च गई होगी उस दिन तक के ही पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का पार्ट मनाया जाता है। चलो जी, ये हमारी डिडक्शंस की बात रही। यस सर। फिर उसके बाद बेटा ये वही वाली बात है जो अभी हम देख रहे थे। अभी मेरे को ये एक छोटी सी बात है, इसे मैं अभी चार्ट में दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बढ़िया सा चार्ट बना हुआ है। देखो, अगर रिपेयर का खर्चा है उसके लिए लोन लिया था तो 30,000 की लिमिट है, लेकिन घर बनाने का है, कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो उसके लिए लिमिट 2 लाख की है। ये ध्यान रखना है, बस ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी आपको चार्ट दिखेगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आओ बेटा पढ़ते हैं, ये रहा वो चार्ट, इसी की मैं बात कर रहा था। देखो, डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम एनएवी, लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम्ड लेट आउट है, मतलब किराए पे चढ़ाया है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% पूरा मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पूरा मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, कोई लिमिट नहीं है। इधर देखते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी तो बेटा 30% वाला तो वैसे ही 0 हो चुका है। अब बात है हमारी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट मिलेगा क्या, तो बेटा लिखा हुआ है रिपेयर के लिए है, रिन्यूअल के लिए है तो 30,000 की लिमिट है, लेकिन घर बनाने के लिए या एक्वायर करने के लिए तो फिर अगर 5 साल में, इसमें ना एक कंडीशन है 5 साल में अगर घर बन गया तो 2 लाख की लिमिट है। जनरली आप ये मान के चलना 5 साल में घर बन ही जाता है। भाई 5 साल में घर नहीं बनते क्या, 8-9 महीने में, 6-7 महीने में घर बन जाते हैं, ठीक है। तो 5 साल तो बहुत ज्यादा समय। कुछ को पेपर में नहीं लिखा, आंख बंद करके आप सीधा ये वाली लिमिट लगाना, डन ना। अगर अलग से लिखा है तो ये वाली बात, जनरली इसका कोई जनरली क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी हमारी नॉलेज के लिए हमने लिख दिया। 5 साल के अंदर बन गया, यस, ये लिखा हुआ है विद इन 5 ईयर्स कंप्लीशन आ चुका है, सर्टिफिकेट आ चुका है, तो बेटा 2 लाख की लिमिट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले के केस में, इधर वाले में तो अनलिमिटेड था, फुली अलाउड था, जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो सारा अलाउड होगा। बस ये भी ध्यान रखना, साथ में प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट भी ऐड होता है या नहीं होता, होता है, ठीक है सर। आगे बताओ सर। अब बेटा हम देखने जा रहे हैं डिडक्शंस नॉट अलाउड। अभी हमने देखा डिडक्शन कौन कौन सी अलाउड है, फटाफट मेरे को बताओ कौन कौन सी अलाउड है। पहले बताओ, हम पिछले 30 मिनट से लगातार पढ़ रहे हैं, पता चला आपको? अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना तो बेटा बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल होश नहीं था कि आप 30 मिनट से लगातार पढ़े जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बच्चे, लेकिन बार बार आप घड़ी देख देख के पढ़ रहे हो तो गलत बात है। अभी तो एकदम मतलब एकदम डीप जाकर एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाला टाइम है। पढ़ो आराम से, एकदम फुल एंजॉय होकर पढ़ो और समझते हुए चलो, नोट डाउन करते हुए चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ने के बाद टाइम वेस्ट मत करना, दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना, चौबारा पढ़ना, पचवारा भी पढ़ लेना, और तो और रिवीजन करने के बाद क्वेश्चंस भी देख लेना। क्वेश्चन एंड आंसर्स इज अ मस्ट, मस्ट नहीं मस्ट, करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। बिना देखे जाओगे ना पेपर में आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे, हाथ काम नहीं करेगा, हाथ फंसा फंसा सा फील करेगा, आप बढ़िया नहीं कर पाओगे अगर आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करके नहीं गए हो तो, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। यस बेटा,
अभी तक हमने देख लिया जीएवी क्या होता है, एनएवी क्या होता है, लैंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता, हाउस प्रॉपर्टी में मैं ओनर होना चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स मेरे द्वारा, बहुत सारी छोटी छोटी बातें देख ली। ये मेन था, ये कोर था। जीएवी कैसे निकलता है, एमवीएफआर क्या होता है, एसआर क्या होता है, हायर कब, लोअर कब, एवरीथिंग हैज बीन डन। ठीक है, नाउ कौन सा वाला इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा? तो बेटा ये आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, पीजीबीपी में भी यही बात है, अदर सोर्सेज में भी यही बात है। ऐसा इंटरेस्ट जिसपे टीडीएस कटना था, टीडीएस की बात तो आ ही जाती है, इंटरेस्ट आते ही टीडीएस तो आ ही जाता। तो जहां टीडीएस कटना था उत्थे टीडीएस नहीं कटा, तो भाई टीडीएस कटना था, टीडीएस नहीं कटा, ये तो गलत कर दिया ना, इस वजह से डिसअलाउड हो जाएगा। ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में आपको चार्जेबल था, मिल रहा था, लेकिन टैक्स हैज नॉट बीन पेड, उस पर आपने टैक्स पे नहीं करा, टैक्स पे नहीं करा तो भाई गए तुम, तुम्हारे को वो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। अगली बात बेटा, ये बहुत एक बढ़िया सी बात है, ध्यान से देखना। अभी थोड़ी देर पहले बेटा आपने समझा था अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट में से माइनस हो जाता है, अनरियलाइज रेंट क्या हो जाता है, माइनस, थोड़ी देर पहले देखा था। नाउ द पॉइंट इज, थोड़ा सोचना बेटा, कॉमन सेंस लगाना। अब ये अनरियलाइज रेंट ना, जो पैसा लेकर भागा था, 4 साल 2 साल 3 साल बाद उसका इंसानियत जागा और वो कह रहा है, वो वापस आया और बोला ये लो जो मैं आपका रेंट लेकर भागा था, ये ले लो अब। तो बेटा पहले जब वो पैसा लेकर भागा था तो माइनस करना अलाउड था, अब जब देकर गया है तो प्लस कहां करूं? तो ये दिक्कत है, कैसे सॉल्व करेंगे वो लिखा हुआ है। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड, उसे उस साल की रेंटल इनकम बना के टैक्स करेंगे जिस साल में रिसीव हुआ है, जिस साल भागा था उस साल माइनस करवा दिया अनरियलाइज के नाम पे। अब जिस साल रियलाइजेशन हुआ है, रिसीव्ड हो गया है, उस जिस साल उसका अंदर का इंसान जागा था उस साल, अब हम मेरी जिसे मिला है, चाहे मैंने प्रॉपर्टी बेची क्यों ना दी हो, जिस साल वो भागा था उसके अगले साल में बहुत परेशान था, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी थी, लेकिन अब उस इंसान का जो पैसा लेकर भागा था उसने रेंट दिया, अब बेशक मैं प्रॉपर्टी बेच चुका हूं फिर भी टैक्स लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। डिडक्शन एट द रेट 30%, बेटा वो जो फ्लैट डिडक्शन मिलती है उसका लाभ मिलेगा, तो जो भी आएगा जीएवी एनएवी उसके बाद इसका 30% माइनस कर देना। टैक्सेबल इवन इफ द असेसी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बेशक जिस साल में रिसीव्ड हुआ है उस साल में मैं ओनर नहीं हूं, बेच चुका हूं मैं प्रॉपर्टी, मीन टाइम में जो बीच का टाइम है उसमें प्रॉपर्टी को मैंने बेच दिया है, स्टिल मिला है ना, जब भागा था तो माइनस हुआ था, तो आज मिला है तो आज टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन 30% वाला फ्लैट डिडक्शन ले लेना, बस 30% वाला फ्लैट डिडक्शन मिलेगा, कुछ और मिलने वाला नहीं है। बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, अभी तक की सारी बातें समझ में आई होंगी मुझे उम्मीद है। बस प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन कर लेना यार, क्वेश्चन कर लोगे और ये रिवीजन देख लेना, हाउस प्रॉपर्टी को लेकर आप बेफिक्र होकर जाओ। सेम फॉर अदर सोर्स, सेम फॉर पीजीबीपी एंड सेम फॉर सैलरी। मैंने हर टॉपिक में क्वेश्चन फोकस करा है कि आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी समझो, इसमें तो मैंने आपके लिए बकायदा फॉर्मेट भी दिखा दिए, सैलरी के अंदर हमने फॉर्मूले भी देख लिए थे, वो सब याद करो बेटा, ये सब भी करके आओगे ना तो स्टेप मार्किंग के नंबर मिलेंगे। डन ना? रैंक आनी चाहिए, एग्जाम्शन आनी चाहिए, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, हद कर दो पढ़ पढ़ के, हद कर दो भाई पढ़ पढ़ के। और कब पढ़ोगे? जब जॉब लग जाएगी, जब प्रैक्टिस में जाओगे, जब पढ़ोगे, यही टाइम है, दिस इज द टाइम जो पढ़ने का टाइम है, तो पढ़ो। जब कोई और टाइम आएगा तो वो काम करना, ये टाइम पढ़ने का है तो सिर्फ पढ़ने में लगा दो, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेना बीच बीच में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर आगे देखते हैं बेटा। आगे टैक्सेबिलिटी हमने इस चीज की पढ़ ली, बस खत्म, खत्म सर खत्म। देखो देखो थैंक यू आ गया, अभी थैंक यू करेंगे। पहले बताओ क्या था इस चैप्टर में सर? कुछ भी तो नहीं था, बस आपको थोड़ी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। शुरुआत में आपका जीएवी आना चाहिए बढ़िया तरीके से, अगर आपका जीएवी आ गया, ईआर एआर को कंपेयर करके, पहले ईआर आना चाहिए अच्छे तरीके से, वर्किंग नोट बना देना बेटा ईआर का, एमवीएफआर विच एवर इज हायर बट लिमिटेड टू एसआर, मतलब विच एवर इज लोअर वाली बात लगा देना। फिर एआर, एआर में से अनरियलाइज माइनस कर देना, अनरियलाइज की कंडीशन होती है वो मानते हुए कि पालन हो गया, कुछ नहीं गिवन है तो मान लेना पालन हो गया, एक्चुअल में से माइनस कर देना। फिर ईआर एआर में से जनरली जो हायर होता है वो जीएवी बन जाता है, फिर म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देना, फिर आ जाएगा हमारा एनएवी। म्युनिसिपल टैक्स जब भी माइनस होगा जब ओनर ने पे करा था, ये ध्यान रखना। फिर एनएवी आ जाएगा, एनएवी में से दो चीजें माइनस करना, फ्लैट 30% एनएवी का और इंटरेस्ट
फिर इंटरेस्ट का ये देख लेना कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड का था या किराए वाले का था। किराए वाले का था तो सारा इंटरेस्ट मिल जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो 2 लाख वाले लिमिट, रिपेयर है तो 30,000 वाले लिमिट, बस इतनी सी बात है। बताओ क्या था इस चैप्टर के अंदर? कुछ भी तो नहीं था बच्चे, कुछ भी तो नहीं था। आप इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हो, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो अगर थोड़ी सी भी सिंसियरिटी और डिटर्मिनेशन दिखा दिया कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन देख लो, सब कर लो। अब पेपर में क्या पूछ जाएगा भाई, ऐसा अजीब सा जो आप नहीं कर पाओगे, सारी चीजें कर जाओगे, सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा सबसे, ये सारी क्लास एकदम बहुत 4 गुना एफिशिएंट हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो। चलो, आई होप बच्चों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक करके बिना मत जाना नलायक को लाइक कर देना। और हाँ, अगले चैप्टर में नए चीज के नए वन शॉट में नई चीज के साथ मिलेंगे, कुछ अच्छा और करने के लिए। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये जो मेहनत चल रही है हमारी आपकी, ये फ्रूटफुल रहेगा। यही है ऊपर वाले से दुआ कि आपका रिजल्ट हो जाए 1 नंबर, है ना। चलो, अभी के लिए टाटा और बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, करते ही रहो। टेक केयर।